नमस्कार, आप सभी का इकोनॉमिक्स स्टडी में स्वागत है। आज हम लाभ का अनिश्चितता सिद्धांत है उसको डिस्कस करेंगे, यानी आज का हमारा टॉपिक रहेगा अनसर्टेनिटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है ये जानते हैं कि प्रॉफिट है वो क्या होता है। एक साहसी, एक उद्योगपति या एक एंटरप्रेन्योर या एक उद्यमी उत्पादन में जो है अनिश्चितता और जोखिम उठाता है। इस जोखिम को वहन करने के बदले में उसको जो पुरस्कार मिलता है वह जो है लाभ कहलाता है। तो इस प्रकार से अनिश्चितता और जोखिम के बदले में मिलने वाली अमाउंट, मिलने वाला पुरस्कार, मिलने वाली राशि वो जो है लाभ है। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो राष्ट्रीय आय का वह भाग जो वितरण की प्रक्रिया में साहसी या उद्यमी को प्राप्त होता है वह लाभ कहलाता है। अब वितरण का यहाँ पर क्या मतलब है कि उत्पादन के जो 4 साधन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो जब उत्पादन किया जाता है तो इन चारों साधनों का उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। तो इस प्रकार से ये जो राष्ट्रीय आय है, ये राष्ट्रीय आय इन चारों के परिणाम से प्राप्त हुई है। तो ऐसे में जब बंटवारा किया जाएगा राष्ट्रीय आय का तो इन चारों में किया जाएगा। उसका एक हिस्सा जो है मजदूरी के रूप में मजदूर के पास चला गया, उसका एक हिस्सा जो है वो लगान के रूप में भूमि के पास चला गया, और उसका एक हिस्सा जो है वो ब्याज के रूप में पूंजी के पास में चला गया, और शेष भाग जो बचता है वो उद्योगपति को प्राप्त होता है, और उद्योगपति को जो भाग प्राप्त होता है वही जो है लाभ कहलाता है। तो इस प्रकार से लाभ जो एक अवशेष राशि है। अवशेष का मतलब जिन सभी का योगदान है उनमें से बाकी को दे दी राशि, पीछे जो बच गई वो उद्योगपति को प्राप्त होगी। तो उद्योगपति को जो राशि प्राप्त होगी वो जो है अवशेष राशि है, और ये जो अवशेष राशि है ये जो है लाभ है। तो लाभ एक अवशेष राशि है जो उत्पत्ति के अन्य साधनों को उनका पुरस्कार देने के बाद शेष बचती है। डेफिनेशन देखते हैं आप। जेकब ऑस्कर के अनुसार एक व्यवसाय की बाहरी, स्पष्ट तथा आंतरिक यानी अस्पष्ट मजदूरी, ब्याज, लगान देने के पश्चात जो अवशेष आय रह जाती है वह लाभ कहलाती है। तो यहाँ पर मजदूरी के लिए 2 शब्द यूज किए गए, आंतरिक और बाहरी। कई बार हम बाहर से मजदूर मंगवाते हैं, कई बार एक व्यक्ति खुद की लेबर लगाता है। तो जो खुद की लेबर एक व्यक्ति लगा रहा है, उद्योगपति भी खुद है, अपनी लेबर भी खुद ही लगा रहा है, तो उसको जो लेबर से प्राप्त होगा उसको प्रॉफिट नहीं है, बल्कि वो लेबर के पार्ट में जाएगा। इसी प्रकार से पूंजी की अगर आप बात करते हैं तो कई बार उद्योगपति बाहर से पूंजी उधार लेता है तो उसको ब्याज देना पड़ता है। कई बार पूंजी जो होती है वो खुद की उद्योगपति की अपनी होती है। तो ऐसे में जो पूंजी को ऊपर उसको जो लाभ नहीं है, जो ब्याज का भुगतान नहीं करना पड़ रहा, वो जो उसके प्रॉफिट में शामिल नहीं होगा, बल्कि वो जो ब्याज वाले पार्ट में जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो आंतरिक और बाहरी साधन होते हैं इनको मजदूरी, ब्याज और लगान देने के बाद जो राशि बचती है वही राशि जो है प्रॉफिट कहलाती है। आगे ये जो लाभ है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है। लाभ को लेकर के अनेक प्रकार के जो अर्थशास्त्री है उनमें मतभेद पाया जाता है। लाभ को लेकर के एक निश्चितता नहीं है कि भी लाभ क्या चीज़ है। इसीलिए इस अनिश्चितता की वजह से अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने लाभ को अलग अलग जो है वो नाम दिया है, लाभ के अलग अलग कारण बताए हैं, उसी के आधार पर जो है लाभ के अलग अलग सिद्धांत डेवलप किए गए हैं। तो उसमें लाभ का जो है वो नवप्रवर्तन सिद्धांत है, इसके अलावा लाभ का जो है वो जोखिम सिद्धांत है, और लाभ का जो है अनिश्चितता सिद्धांत है, और लाभ का जो गत्यात्मक सिद्धांत है। तो इससे पहले के जो वीडियो थे उस वीडियो के अंदर हमने जो है नवप्रवर्तन सिद्धांत को डिस्कस कर लिया, उसमें हमने जो है जोखिम सिद्धांत को डिस्कस कर लिया, और उसमें हमने जो लाभ के गत्यात्मक सिद्धांत को भी डिस्कस कर लिया। तो आज हम जो लाभ का अंतिम सिद्धांत बचता है इन चारों में, अनिश्चितता का सिद्धांत है, उसको अब हम डिस्कस करेंगे। तो लाभ का जो है लाभ का अनिश्चितता वहन करने का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, इस सिद्धांत का प्रतिपादन शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नाइट ने अपनी पुस्तक रिस्क, अनसर्टेनिटी एंड प्रॉफिट में किया है। तो ये उनकी पुस्तक आई थी, उस पुस्तक के अंदर इन्होंने जो है लाभ के बारे में विस्तार से व्याख्या की है। प्रोफेसर नाइट अपने सिद्धांत में इस बात पर बल देते हैं कि उद्यमी को लाभ जोखिम उठाने के कारण प्राप्त नहीं होता, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया की अनिश्चितता सहन करने के कारण उसको पुरस्कार प्राप्त होता है।
तो जो अनिश्चितता होती है उत्पादन के प्रक्रिया के दौरान, चाहे वो मांग की हो, चाहे वो कच्चे माल की हो, चाहे वो कीमतों से संबंधित हो, चाहे वो सरकार की पॉलिसी से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की जो अनिश्चितता होती है, उस अनिश्चितता को जो सहन करने का प्रयास उद्योगपति करता है, उस प्रयास के फलस्वरूप ही उसको जो है लाभ प्राप्त होता है। प्रोफेसर नाइट ने जोखिम और अनिश्चितता में भेद किया है। उनके अनुसार सभी प्रकार के जोखिम उद्यमी के लिए अनिश्चितता उत्पन्न नहीं करते, इसलिए केवल वो जोखिम जिन जोखिम के अंदर अनिश्चितता होती है वही जोखिम जो है प्रॉफिट का कारण बनते हैं। अब जोखिम को अनिश्चितता के आधार पर प्रोफेसर नाइट ने 2 भागों में बांटा है। पहला नोवन रिस्क यानी ज्ञात जोखिम, और दूसरा अननोवन रिस्क यानी अज्ञात जोखिम। तो अब हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं, पहले कि ये जो नोवन या ज्ञात जोखिम क्या है, और उसके बाद में ये जो अननोवन या अज्ञात जोखिम है वो क्या है। पहले ज्ञात जोखिम को देखते हैं आप। उत्पादन प्रक्रिया में उन जोखिमों को ज्ञात जोखिमों की संज्ञा दी जाती है जिनका उद्यमी पूर्वानुमान लगा सकता है, जैसे आग, बाढ़, चोरी, दुर्घटना, टूट फूट आदि घटनाओं का उद्यमी को पूर्वानुमान होता है। ऐसे जोखिमों का अनुमान जो है सांख्यिकीय रीतियों के द्वारा लगाया जा सकता है। बहुत सारे जो है स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं, जिन टूल्स के माध्यम से जो है पुराने ट्रेंड देख करके जो उसके आधार पर आने वाले समय में अनुमान लगाए जा सकते हैं। तो जो ये ज्ञात जोखिम होते हैं, इनका पूर्वानुमान होने के कारण उद्यमी जो है अपनी सुरक्षा के उपाय बीमा आदि सेवाओं की सहायता से कर सकता है। यानी जिन जिन चीज में जोखिम होता है पहले से ही जो है उद्यमी उनका बीमा करवा लेता है। इस प्रकार ज्ञात जोखिम जो बीमा योग्य जोखिम कहलाते हैं, इंश्योरेबल रिस्क। इस प्रकार ज्ञात जोखिमों में अनिश्चितता का घटक उपस्थित नहीं रहता, क्योंकि पहले से पता होता है, इसलिए उनका जो है बीमा करवा लिया जाता है। क्योंकि ज्ञात जोखिमों का उद्यमी को पहले से ही बीमा करवा करके अपने को सुरक्षित कर लेता है और जोखिम का भार जो है बीमा कंपनी पर डाल देता है। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो जोखिम की अनिश्चितता बीमा कंपनी द्वारा वहन की जाती है, यानी उद्योगपति उसको जो है वहन नहीं करता। जैसे आग है, आग लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती, अनसर्टेनिटी तो है, लेकिन ये अनसर्टेनिटी जो है बीमा करवा लिया तो ये उद्योगपति को सहन नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि ये जो है बीमा कंपनी को सहन करनी पड़ेगी। अतः उद्यमी को बीमा योग्य ज्ञात जोखिमों को वहन करने का कोई पुरस्कार दे नहीं होता। बीमा शुल्क की धनराशि उत्पादन लागत का एक भाग होती है, यानी जितने भी बीमे करवाए जाते किसी भी चीज के लिए वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा होती है, जिसके लिए उद्यमी को लाभ प्राप्त नहीं होता। तो पहला ज्ञात जोखिम सिंपल शब्दों में देखा जाए तो एक ऐसा जोखिम जिसका पहले से अनुमान लगा लिया जाता है, और जब एक ज्ञात जोखिम का अनुमान होता है तो उसके बाद में जो है उसका बीमा करवा लिया जाता है, और जब उसका बीमा करवा लिया जाता है तो बीमे की जो लागत आती है वो जो है उत्पादन लागत का हिस्सा बन जाता है, और बीमा करवाने के बाद जो रिस्क होता है वो रिस्क बीमा कंपनी पर चला जाता है। इसलिए ज्ञात जोखिमों की वजह से उत्पादक को किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट प्राप्त नहीं होता। दूसरा है अज्ञात जोखिम, अननोन रिस्क। ज्ञात जोखिमों के विपरीत उद्यमी के लिए उत्पादन प्रक्रिया में कुछ ऐसे जोखिम विद्यमान रहते हैं जिनका उद्यमी को पूर्वानुमान नहीं होता, अर्थात जिनके बारे में सही सही जानकारी हासिल नहीं की जा सकती। ऐसे अनिश्चित जोखिमों को अज्ञात जोखिम कहा जाता है। प्रोफेसर नाइट ने ऐसे अज्ञात जोखिमों को अनिश्चितता की संज्ञा दी है, यानी जिन जोखिमों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता उन्हीं जोखिमों की वजह से अनिश्चितता पैदा होती है। ऐसे अनिश्चित प्रकृति वाले जोखिम बीमा अयोग्य होते हैं, यानी अनइंश्योरेबल होते हैं। जैसे बाजार की मांग है, वो जो है अनुमान सही से उसका नहीं लगाया जा सकता, ना ही उसका जो बीमा करवाया जा सकता है। कीमत है, इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते, इसका भी बीमा नहीं करवाया जा सकता। प्रतियोगिता है कि बाजार के अंदर कितनी और कंपनी आ जाएंगी, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बाजार की जो परिस्थितियां है, सरकार की नीतियां हैं आदि, कुछ ऐसी अनिश्चितताएं होती है उद्यमी के साथ में जो है सदा रहेगी, और उनका जो है पूर्वानुमान उद्यमी नहीं लगा सकता, और अगर वो उनका पूर्वानुमान नहीं लगा सकता तो उनसे बचने के लिए उपाय भी वो नहीं अपना सकता। तो प्रोफेसर नाइट के अनुसार उद्यमी को ऐसी अनिश्चितता झेलने का पुरस्कार ही लाभ के रूप में प्राप्त होता है। व्यवसाय में जितना अधिक बीमा अयोग्य अनिश्चितताएं उपस्थित होती है, उद्यमी के लाभ की मात्रा उतनी ही ज्यादा होगी। इस प्रकार से प्रोफेसर नाइट जो लाभ को जोखिम का पुरस्कार नहीं मानते, बल्कि अनिश्चितता का पुरस्कार
मानते हैं। अब आगे जो है अज्ञात जोखिम है वो कौन कौन से प्रकार के हैं वो देखते हैं। पहले बाजार की दशाओं में अनिश्चितता, दूसरा प्रतियोगिता संबंधी अनिश्चितता, तीसरा सरकार की नीति संबंधी अनिश्चितता, और चौथा तकनीकी परिवर्तन संबंधी अनिश्चितता, और लास्ट है व्यापार चक्कर संबंधी अनिश्चितता। तो पहले बाजार की दशाओं में अनिश्चितता, इसको अपन डिस्कस करते हैं। बाजार में मांग और पूर्ति में परिवर्तन होते रहते हैं। मांग में जो परिवर्तन होते हैं वो रुचि, फैशन, जनसंख्या, आय आदि में होने वाले परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होते हैं। और जो मांग में जो परिवर्तन होते हैं वो जो उत्पादक को लाभ और हानि का जो है वो निर्धारण करने में सहायक होते हैं। यानी एक उत्पादक को लाभ होगा या हानि होगा इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर मांग का स्तर क्या है, जनसंख्या क्या है, आय का स्तर क्या है, रुचि, फैशन क्या है। क्योंकि ये जो मांग होती है ये रुचि, फैशन, जनसंख्या, आय आदि से प्रभावित होती है। और अगर मांग बढ़ेगी, जैसा ये अपने पास में डिमांड जो है पहले से ज्यादा हो गई, तो उसकी वजह से देखिएगा आप कीमत जो बढ़ करके पहले से ज्यादा हो गई। तो अगर मांग पहले से अधिक होती है तो उसके कारण कीमत बढ़ेगी और प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर मांग पहले से कम हो जाती है तो कीमत कम होगी, उसकी वजह से हानि भी हो सकती है। तो इस प्रकार की जो बाजार की दशाएं होती है, इन दशाओं का अनुमान लगाना मुश्किल होता है कि पहले से ये नहीं बता सकते कि भी कीमत क्या रहने वाली है, मांग क्या रहने वाली है, आय में जो है क्या परिवर्तन होने वाला है। तो जब हम इनका पहले से पूर्वानुमान नहीं लगा सकते, एक उद्योगपति इनका पूर्वानुमान नहीं लगा सकता, तो उसे जो है अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। और उस अनिश्चितता का सामना करने की वजह से ही जो है उद्योगपति को लाभ प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो अनिश्चितता है वह प्रतियोगिता संबंधी अनिश्चितता। ये जो फर्में होती है इन फर्मों को जो प्रतियोगिता संबंधी अनिश्चितता का सामना भी करना पड़ता है। जब बाजार के अंदर नई फर्म प्रवेश करती है तो इसके कारण जो पुरानी फर्में होती है उनकी बिक्री कम हो जाती है, यानी कंपटीशन आपस में बढ़ गया। तो कंपटीशन बढ़ने के कारण जो नई फर्म आई है, एक तो वो पुरानी फर्म के ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करेगी, तो पुरानी फर्म के पास में ग्राहक कम बचेंगे, उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। दूसरा जो फर्म होती है, नई फर्म आएगी, उसके कारण जो है कीमतों में भी जो है कमी दिखाई देने लगती है, तो जिसकी वजह से जो उत्पादक है उसको हानि भी हो सकती है। दूसरा, प्रतियोगियों की जो कीमत नीति होती है वो भी जो है अनिश्चित होती है, यानी नई जो फर्में आ रही है या जो पुरानी उसकी प्रतियोगी फर्में है वो कैसी कीमत नीति अपनाएगी, क्या वो कीमतों में वृद्धि करेगी या वो कीमतों में कमी करेगी, इसके बारे में जो निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। तो उसकी वजह से भी जो है अनिश्चितता होती है और उस अनिश्चितता की वजह से जो है लाभ प्राप्त होता है। नेक्स्ट है प्रतियोगिता संबंधी अनिश्चितता, ये अपन ने डिस्कस कर लिया। यहाँ पर है सरकार की नीति है, ये सरकार की जो नीति है उसमें अनिश्चितता। फर्मों को जो है सरकार की नीति का भी ठीक प्रकार से अनुमान नहीं होता कि सरकार जो है वो कब करों को बढ़ाएगी, क्या सरकार करों को कमी करेगी, क्या सरकार सब्सिडी बढ़ाएगी या सब्सिडी में कमी करेगी, सरकार जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर किस प्रकार के प्रतिबंध लगाएगी, इसके बारे में जो उत्पादकों को जो अनुमान नहीं होता। तो इस वजह से जो होता है जो अनिश्चितता जो वो सहन करनी पड़ती है। तो उस अनिश्चितता की वजह से हानि भी हो सकती है, लॉस भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक फर्म है वो एक्सपोर्ट कर रही थी, अब सरकार ने एक्सपोर्ट के ऊपर रोक लगा दी तो उस फर्म को लॉस होगा। एक फर्म जिस वस्तु का प्रोडक्शन कर रही थी, सरकार ने उसके ऊपर जो टैक्स की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ा दी, उसको लॉस हो सकता है। सरकार जो है किसी फैक्ट्री को बंद भी कर सकती है, उसकी वजह से भी जो है अनिश्चितता होती है, हानि हो सकती है। तो इस प्रकार से कोई भी जो फर्म होती है वो सरकार की राजकोषीय या मौद्रिक नीतियां होती है या जो लाइसेंस नीति होती है, औद्योगिक नीति होती है, उसके बारे में सही अनुमान नहीं लगा पाती और उस अनिश्चितता की वजह से जो है लाभ प्राप्त होता है। नेक्स्ट है तकनीकी परिवर्तन। आज हम तकनीकी परिवर्तन के युग में रह रहे हैं। ऐसे में जिस तकनीक से फर्म उत्पादन कर रही है, यदि उसके स्थान पर दूसरी फर्म किसी बेहतर तकनीक से उत्पादन करने लगती है तो जो पुरानी वाली फर्म है उसके लिए बाजार में बने रहना जो काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि अगर उसे बाजार में बने रहना है तो उसे जो नई टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा, और अगर वो नई टेक्नोलॉजी अपनाएगी तो उसकी जो वो अधिक निवेश करना पड़ेगा। दूसरा, अगर वो नई टेक्नोलॉजी नहीं अपनाती है, पुरानी टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन करती है, तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नई फर्म के मुकाबले ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से जो उसको लॉस उठाना पड़ सकता है। और पहली फर्म जो होती है अगर वो लॉस उठाएगी, उसकी टेक्नोलॉजी बेहतर नहीं है, उसके उत्पाद की क्वालिटी बेहतर नहीं है,
तो उसकी वजह से फर्म की जो बिक्री है वो भी पहले से गिर सकती है। तो जब फर्म की बिक्री पहले से कम हो जाएगी तो उसकी वजह से भी फर्म जो उसको हानि होने लगती है। तो इस प्रकार से टेक्नोलॉजी के जो चेंज होते हैं उसके बारे में भी जो सटीक अनुमान नहीं लगाए जा सकते, उसमें भी अनिश्चितता होती है और इस अनिश्चितता की वजह से जो है फर्मों को प्रॉफिट प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है व्यापार चक्कर। प्रत्येक जो अर्थव्यवस्था होती है उसके अंदर लगातार मंदी और तेजी के दौर आते रहते हैं। ऐसे में ये कोई भी सटीक अनुमान नहीं लगा सकता कि कब तो मंदी आएगी और कब तेजी आएगी। तो इस अनिश्चितता के कारण भी कभी कभी जो है मांग में कमी आ सकती है और कीमत गिरने से हानि भी हो सकती है। और अगर अचानक पहले हमने अनुमान नहीं लगाया कि भी मांग बढ़ेगी लेकिन अचानक मांग बढ़ जाती है तो उसकी वजह से अर्थव्यवस्था में तेजी आती है और तेजी की वजह से जो है लाभ भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये व्यापार चक्कर से संबंधित जो अनिश्चितता होती है कि व्यापार चक्कर के बारे में सही तरीके से अनुमान लगाना संभव नहीं है कि कब व्यापार चक्कर आएगा, कितने समय तक रहेगा और उसकी जो गंभीरता है वो कितनी ज़्यादा होगी, कितना गंभीर कितना तेज ये व्यापार चक्कर होगा, इसके बारे में सही अनुमान लगाना मुश्किल है। और इसकी वजह से जो है अनिश्चितता होती है और इस अनिश्चितता को वहन करने की वजह से जो है उत्पादक को लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद है आलोचनाएं। ये जो अनिश्चितता का सिद्धांत है लाभ का, इसके अंदर जो कुछ कमियां हैं उन कमियों के आधार पर जो इसकी आलोचना की गई है। तो अब हम एक एक करके उन आलोचनाओं को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है लाभ के अन्य तत्वों की अवहेलना। ये जो लाभ होता है, लाभ जो होता है वो अन्य तत्वों जैसे जोखिम वहन करना, गत्यात्मकता, समन्वय, प्रबंधन आदि के ऊपर भी निर्भर करता है। लेकिन ये जो अनिश्चितता का सिद्धांत है, इस अनिश्चितता के सिद्धांत के अंदर ये लाभ को प्रभावित करने वाले बाकी इन सभी तत्वों की अवहेलना की गई है। इस वजह से ये जो लाभ का अनिश्चितता सिद्धांत है ये जो है सही नहीं है। दूसरा अवास्तविक मान्यता। इस सिद्धांत के अंदर ये माना गया है कि उद्यमी की जो पूर्ति जो होती है वो कम होने का कारण अनिश्चितता ही है। यानी अनिश्चितता की वजह से जो होती है उद्यमियों की पूर्ति कम होती है, लेकिन उद्यमियों की पूर्ति जो होती है और बहुत सारे तत्वों पर निर्भर करती है जिसकी इस सिद्धांत में अवहेलना की गई है। जैसे पूंजी की कमी, अगर लोगों के पास में पूंजी की कमी है तो वो उद्योगपति नहीं बन पाएंगे, निवेश नहीं कर पाएंगे। दूसरा शिक्षा का अभाव। अगर लोगों को उद्यमशीलता के बारे में जानकारी नहीं है तो ऐसे में वो पूंजी के होते हुए भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, उद्योग नहीं लगा पाएंगे, तो उससे भी पूर्ति प्रभावित होती है। रुचि की कमी। कई बार जो लोग होते हैं उनके पास पूंजी होती है, उनके पास में आइडियाज भी होते हैं, लेकिन वो उद्योगपति बनना नहीं चाहते, उसमें उनकी रुचि नहीं है, तो वो भी जो है उद्यमी की पूर्ति को प्रभावित करती है। इसके साथ अवसर की कमी कि कई बार जो उद्योगपति होते हैं उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं होती, अवसर प्राप्त नहीं होते कि वो निवेशक बन पाए, उद्योगपति बन पाए। तो इस प्रकार से ये जो उद्यमियों की पूर्ति होती है वो केवल अनिश्चितता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि पूंजी की मात्रा है, शिक्षा का स्तर है, रुचि है, अवसर है, इनके ऊपर भी निर्भर करती है। इसके बाद अस्पष्ट सिद्धांत। लाभ के निर्धारण में अनिश्चितता को लेकर के ये सिद्धांत जो स्पष्ट नहीं है। आजकल ये देखने में आता है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज और जो एकाधिकारी होते हैं वे अपने लाभ के बारे में पहले से निश्चित होते हैं। तो ऐसे में अनिश्चितता की वजह से तो लाभ प्राप्त नहीं हो रहा, उनको प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है और सर्टेन है कि भी ये परिस्थितियां जो है निश्चित रूप से जो है रहेंगी और इसकी वजह से हमें जो प्रॉफिट प्राप्त होगा। तो ऐसे में ये सिद्धांत नहीं बता पाता कि निश्चितता होने पर भी लाभ क्यों मिल रहा है, क्योंकि एमएनसी और एकाधिकारी होते हैं उनको कई बार निश्चितता होती है, तो उसकी वजह से अगर निश्चित है तो प्रॉफिट बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए था, फिर भी उनको प्रॉफिट कैसे मिल गया, ये जो है अनिश्चितता सिद्धांत के द्वारा बताया नहीं गया है। आगे संयुक्त पूंजी कंपनियों पर लागू नहीं होता। संयुक्त पूंजी कंपनियों के अंदर जो निर्णय होते हैं वो निर्णय जो होते हैं वो उन लोगों के द्वारा लिए जाते हैं जो वेतन प्राप्त करते हैं, जो मैनेजर होते हैं, जो कंपनी के सीईओ होते हैं, जो मैनेजमेंट है, डायरेक्टर है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो निर्णय लेते हैं। लेकिन वो तो वेतन प्राप्त करे, उनको तो लाभ नहीं मिल रहा। और जो लाभ लेने वाले हिस्सेदार होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, जिन व्यक्तियों ने उसमें पूंजी लगा रखी है, उनका निर्णय लेने में कोई योगदान नहीं है, क्योंकि कंपनी को कितना प्रोडक्शन करना है, क्या प्रोडक्शन करना है, कितनी सेल करनी है, कैसे सेल करनी है, क्या कीमत रखनी है, ये निवेशक जिनकी पूंजी होती है वो तो निर्णय नहीं लेते, ये तो जो निदेशक होते हैं उनके द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। तो ऐसे में ये सिद्धांत ये नहीं बता पाता कि जो लोग निवेश कर रहे वो तो लाभ का वो तो कोई डिसीजन ही नहीं ले रहे, फिर उनको लाभ क्यों मिल रहा है।
जो डिसीजन लेने वाले प्रॉफिट तो उनको मिलना चाहिए था, उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा, उनको मात्र एक वेतन मिल रहा है अपने निर्णयों के बदले में, अपने काम के बदले में। तो इस प्रकार से ये जो संयुक्त पूंजी कंपनियां होती है वहां पर ये सिद्धांत लागू नहीं होता, क्योंकि ये सिद्धांत ये कहता है कि भाई एक जो निवेशक है वो अनिश्चितता वहन करेगा और उस अनिश्चितता की वजह से उसको लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर तो निवेशक ने कोई अनिश्चितता का निर्णय लिया ही नहीं, उसने तो केवल अपनी पूंजी लगा दी, निर्णय लेने वाले तो दूसरे हैं। तो इस प्रकार से इस अवस्था के अंदर जो लाभ का निर्धारण वो कैसे होता है, इसके बारे में ये अनिश्चितता सिद्धांत जो क्लियर नहीं कर पाता। आगे, अनिश्चितता उत्पादन का अलग साधन नहीं है। नाइट ने अपने सिद्धांत के अंदर अनिश्चितता को भी जो उत्पादन के अन्य साधनों की तरह एक साधन माना है, लेकिन ये तो एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक धारणा है जिसको हम साधन का नाम नहीं दे सकते। तो ये जो है उत्पादन की जो वास्तविक लागत का भाग है और लाभ का संबंध जो होता है मौद्रिक लागत से होता है। तो ऐसे में अनिश्चितता वास्तविक लागत का से संबंधित होती है और लाभ जो वो मौद्रिक लागत से संबंधित होता है। तो अगर ये अनिश्चितता मौद्रिक लागत का हिस्सा ही नहीं है तो फिर अनिश्चितता लाभ का निर्धारण कैसे कर सकती है? इस वजह से भी जो है इस अनिश्चितता सिद्धांत की जो आलोचना की जाती है। मूल्यांकन, तो अभी तक हमने जो ये अनिश्चितता सिद्धांत किया है वो कितना कुछ समझ में आया है, इसका अनुमान जो है हम इन प्रश्नों के जवाब दे करके लगा सकते हैं। तो पहला, लाभ क्या है? दूसरा, नाइट ने कितने प्रकार की अनिश्चितता बताई है? और तीसरा क्वेश्चन है, लाभ के अनिश्चितता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो आपको इन सभी क्वेश्चन के जवाब जो है वो तैयार करने हैं। अगर आपको इन सभी क्वेश्चन के जवाब अच्छे से आते हैं तो ये इसका मतलब कि ये टॉपिक आपको क्लियर है। और इसी के साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।